नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कांग्रेस में छिड़ा हुआ है गृह युद्ध, इसी पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस में छिड़ी महाभारत में ऐसा लग रहा है कि जैसे पिक्चर अभी बाकी है। सोमवार को सोनिया गांधी को फिर से पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया है और उसके बाद उन्हें चिट्ठी लिखने वाले विरोधी नेताओं ने आगे की रणनीति पर बैठक की थी। इस बैठक के बाद आज कपिल सिब्बल ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे कयासबाजियों का दौर फिर से शुरू हो गया है। आखिर ऐसा क्या ट्वीट किया है कपिल सिब्बल ने और फिर से तूफान की आहट क्यों सुनाई दे रही है, इस मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर घमासान अभी थमा नहीं। किसी नए तूफान की सुनाई दे रही है आहट। पहले कपिल सिब्बल ने किया ट्वीट, फिर किया डिलीट। लगता है पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर मचा घमासान बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से खबरें छनकर आनी शुरू हुई तो पार्टी के भीतर दरार का दायरा बढ़ता चला गया। 23 वरिष्ठ कांग्रेसियों ने जिस चिट्ठी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेतृत्व में बदलाव की गुजारिश की थी, राहुल गांधी ने उन्हें बीजेपी से मिला हुआ बता दिया। इसके बाद उनमें से एक कपिल सिब्बल फट पड़े। उन्होंने तीखे लहजे में ट्वीट किया कि पिछले 30 साल में एक बार भी बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया, इसके बाद भी हम बीजेपी से मिली भगत कर रहे हैं। बाद में कपिल सिब्बल ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया और कहा कि राहुल ने खुद उन्हें बताया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि बैठक में इतना ज्यादा गर्मागर्मी हुई कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता बैठक छोड़कर भी चले गए। CWC में राहुल गांधी ने क्या कहा? चिट्ठी लिखने वालों के प्रति पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के तेवर खासे तीखे थे। उन्होंने टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए पूछा, सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने के समय ही पार्टी नेतृत्व को लेकर पत्र क्यों भेजा गया था? उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के बारे में सोनिया गांधी को पत्र उस समय लिखा गया था जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट का सामना कर रही थी। पत्र में जो लिखा गया उस पर चर्चा करने का सही स्थान CWC की बैठक है, मीडिया नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पत्र बीजेपी के साथ मिली भगत में लिखा गया। सिब्बल ने बेहद गुस्से में किया ट्वीट। कपिल सिब्बल ने राहुल के इस आरोप को पढ़ने के बाद बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस हटा दिया। इस ट्वीट में सिब्बल ने कहा, राजस्थान हाई कोर्ट में कांग्रेस पार्टी को सफलतापूर्वक डिफेंड किया। मणिपुर में बीजेपी सरकार गिराने में पार्टी का बचाव किया। पिछले 30 साल में किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम बीजेपी के साथ मिली भगत कर रहे हैं। हालांकि बाद में सिब्बल ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल ने उन्हें खुद बताया है कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। कार्य समिति की बैठक में मचा घमासान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। केवल 23 वरिष्ठ कांग्रेसियों के नेतृत्व में परिवर्तन को लेकर सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी का मामला गूंजा तो सोनिया ने चिट्ठी को वजह बताते हुए इस्तीफे की पेशकश की। राहुल ने इन 3 नेताओं के बीजेपी संग मिलकर चिट्ठी लिखने का आरोप लगाया, जिसके बाद और स्थिति बिगड़ गई। मीटिंग के इतर भी कांग्रेस के 2 धड़े बन चुके हैं। एक वो जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में बने रहना चाहता है और दूसरा जो नेतृत्व में परिवर्तन चाहता है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस में मची ये महाभारत आखिर किस मोड़ पर खत्म होती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो कांग्रेस में लगातार उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से CWC की बैठक कल हुई है और अंतरिम अध्यक्ष वो सोनिया गांधी को फिर से चुन लिया गया है, लेकिन ऐसे में जो बदलाव की मांग है वो कहीं ना कहीं जोर पकड़ रही है। अब परिवर्तन होना ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी में ये मांग अब जोर पकड़ रही है और इस मांग का कई बड़े नेता जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो रार अब कहीं ना कहीं पैदा हो गई है, जो असंतोष है वो पैदा हो गया है कांग्रेस में, उससे कहीं ना कहीं अब फ्यूचर में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है वो रहने वाला है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन
जो मौजूदा स्थिति है वो कहीं ना कहीं तनातनी वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो बड़े नेता हैं वो काफ़ी अहम भूमिका इस वक्त यहाँ पर निभा रहे हैं। जिस तरीके से पहले हमने राज्यों में देखा, कई राज्यों में जो बड़े दिग्गज नेता रहे हैं उन्होंने बगावती सुर अपनाए और उनमें से कुछ ने पार्टी छोड़ दी, कुछ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं वापस आकर के, लेकिन कुछ बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लपेटे में है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कांग्रेस के नेताओं को भड़काया जाता है और इस तरीके के बयान दिलवाए जाते हैं, इस तरीके की जो पत्र लिखे गए हैं कांग्रेस में बदलाव करने के, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के, उसमें भी बीजेपी से ही साठगांठ के आरोप कई कांग्रेसी नेताओं ने लगाए हैं। ऐसे में राहुल गांधी का नाम भी सामने आया कि राहुल गांधी ने यह कहा है कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद जैसे तमाम नेता जिन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं, वो बीजेपी की मिली भगत से ही उन्होंने ऐसा किया है। तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने खुलकर इस बात का विरोध किया, ट्वीट भी किए गए और फिर ट्वीट को हालांकि डिलीट भी कर लिया गया। जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने एक बेहद गुस्से में, ऐसा लग रहा था कि जैसे बेहद गुस्से में उन्होंने ये ट्वीट लिखा है, राहुल गांधी का नाम लेकर के उन्होंने लिखा था कि मिली भगत का आरोप हम पर लगाया जा रहा है। पिछले 30 सालों से ना कोई ट्वीट किया है, ना कोई प्रतिक्रिया दी है बीजेपी के पक्ष में। राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है एनपी न्यूज पर। जी थैंक यू। राजीव रंजन जी, कैसी स्थिति फिलहाल कांग्रेस में देखने को मिल रही है? जिस तरीके से पहले हमने राज्यों में देखा, बगावत देखी गई और फिर अब केंद्रीय जो बैठक हुई है, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है कांग्रेस की, उसमें भी अब ये तनातनी जो है वो जगजाहिर हो गई है। जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो कहीं ना कहीं नेतृत्व में परिवर्तन चाहते हैं और उस पर अब जिस तरीके से वार पलटवार पार्टी के भीतर ही नेताओं में आपस में हो रहा है, तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल कांग्रेस की देखने को मिल रही है? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अभी कमजोर ही नहीं है, बल्कि एक दुविधा की स्थिति में भी है। और जब सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होती है और उसके साथ साथ अगर आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है तो चीजें इस प्रकार की ही होती है, जहां सब लोग अपने आप को लीडर समझते हैं और वो जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है। उसमें ऐसा लोगों को भी, लीडर्स को भी लगने लगता है कि शायद चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और हमारा जो लीडरशिप है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो इसको दो तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि कहीं ना कहीं आपको इस उनकी जो भावना है उनके वो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आपको तुरंत एक्ट करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये स्थिति आई क्यों, मुझे लगता है क्या कि ये भी एक, चूंकि जिन लोगों ने लेटर्स पे साइन किए हैं वो कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर्स हैं और वो उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस को दे दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि अब उनके, बहुत कुछ लीडर्स तो ऐसे हैं कि अब उनके लिए कोई दूसरा एक पॉलिटिकल इनिंग हो सकता है। वो उनकी पॉलिटिकल इनिंग कांग्रेस के साथ ही ऑलमोस्ट कंक्लूड हो रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा ये बड़ा ही नाजुक सी स्थिति है और दुर्भाग्य से कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ था जब कांग्रेस में दो फाड़ हुआ था, जब बाहर कुछ लोग निकल करके, आपको याद होगा नारायण दत्त तिवारी वगैरह ने जब कांग्रेस को तोड़ा था तब ही इस प्रकार की स्थिति बनी थी। और अगर आप हाल फिलहाल की बात करते हैं तो सीताराम केसरी के टाइम भी कांग्रेस के हालात ऐसे ही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को लीडरशिप में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कोई लीडरशिप देखिए इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि आप सारा ही चुनाव जीत सकते हैं और कोई स्ट्रांग लीडरशिप ऐसा नहीं होता जो आपको ये गारंटी दे को चुनाव हारेंगे नहीं, लेकिन एक कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस में मिसिंग है। इसी बीच सचिन रावत कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। सचिन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सचिन जी, क्या कांग्रेस फिलहाल नाजुक स्थिति में है? देखिए, कांग्रेस पहले भी कभी नाजुक स्थिति में नहीं थी, ना अब नाजुक स्थिति में है। और कांग्रेस एक परिवार है। कांग्रेस में जो चुनावी प्रक्रिया होता है, लोकतंत्र होता है और उसी के आधार पे पार्टी चलती आई है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जी राजीव रंजन जी, जिस तरीके से 1978 की बात आपने की, जिस तरीके से कांग्रेस में पहले भी इस तरीके की बगावत देखने को मिली है और कांग्रेस में
बंटवारा भी लगातार हमने देखा है समय समय पर। तो क्या फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, अब बगावती सुर इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति नेताओं में देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ पूरा यहाँ पर समझा जाए? जिस तरीके से सचिन रावत ने कहा है कि पार्टी में कोई कमजोरी नहीं, कोई नाजुकता फिलहाल नहीं है, और ना ही पहले कभी थी, पार्टी मजबूत है। देखिए, ये बात सही है कि पार्टी कमजोर, कोई पार्टी कमजोर, कोई पार्टी मजबूत नहीं होती है। आपको पता है कि जब 2004 चुनाव हार गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत थी और लोगों ने वोट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी जी चुनाव हार गए। यहाँ देखिए, दो चीजों पे गौर करने वाली बात है। एक होता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी आपकी पार्टी की होती है। इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पे जो पार्टी की इंटरनल इश्यूज हैं, वो जब पब्लिक डोमेन में आ जाए तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंटरनल डेमोक्रेसी की जो सैंक्टिटी है, उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इस बात में मैं बिल्कुल सहमत हूँ मिस्टर रावत की इस बात से कि कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, लोगों को बात रखने की बिल्कुल फ्रीडम होती है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन उसके साथ एक अमाउंट ऑफ सैंक्टिटी भी अटैच रहता है, और उसकी जो पवित्रता है उसको अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो फिर इंटरनल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में ना आकर के वो एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन हो जाता है, एक प्रेशर एक्सरसाइज। यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है, ये सारा एक प्लानिंग के तहत हुआ है। अदरवाइज कांग्रेस में देखिए, पार्टी का प्रेसिडेंट बनना नहीं बनना, एंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं। बिल्कुल सचिन ने सही कहा कि एक इनका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत चुनाव होगा, चुनाव में फिर नए प्रेसिडेंट का बनाया जाएगा। जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और वो टाइम लेता है, तो फिर ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी। फिर आप लेटर क्यों लिख रहे हैं जब आपको पता है कि सोनिया गांधी का जो एंटरिम अध्यक्ष का टेन्योर है वो खत्म हो रहा है, चुनाव का वक्त आ रहा है। तो ये दोनों बातों में विरोधाभास है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है क्या कि कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, एक्सेप्ट करके उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स। देखिए, प्रॉब्लम्स को जितना आप दबाएंगे, उसको जितना लीलापोती करेंगे, लोगों में जो मैसेज जाएगा उतना ही गलत जाएगा। तो मुझे लगता है द बेस्ट ऑप्शन जो कांग्रेस के पास है, यस, उनको कहना चाहिए कि थोड़ा सा हम अभी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन हम संभलेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे और एक हम मजबूत विकल्प के रूप में उभरेंगे, और जिससे कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो स्ट्रेंथन होगा। तो सचिन जी, क्या वजह है कि जो पार्टी के भीतर जब डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो क्यों पार्टी से बाहर ये बातें आ रही हैं? क्यों ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है बड़े नेताओं की तरफ से? देखिए, नाराजगी की कोई बात नहीं है, और नाराजगी कभी भी नेताओं को नहीं होती है। इससे पहले जब आदरणीय राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे, तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो लोकतंत्र प्रक्रिया होती है, इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, डेलीगेट्स जो बनते हैं वही अपने नेता को चुनते हैं। इससे पहले जब राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने तो डेलीगेट्स बने थे, चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद अधिवेशन बुलाया गया, अधिवेशन में ही राहुल गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में हमने सरकार बनाई, गुजरात में हमने अच्छा किया। 2019 में भले जनता ने हमें जनमत ना दिया हो, उसी की वजह से उन्होंने राहुल गांधी जी ने अपने पद से उन्होंने त्यागा, और सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और उसमें अंतरिम रूप में सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष के रूप में सभी लोगों ने मनोनीत किया। उसके बाद से लगातार आपने देखा होगा कि सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने आवाज बुलंद कर रही थी, सच्चाई के साथ लड़ रही थी। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में भी जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जिन राज्यों में, वो सोनिया जी के नेतृत्व में ही काम हो रहा था, पंजाब हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, सभी जहां जहां सरकारें थी। और रही चिट्ठी की बात और मतलब नेताओं की बात, सबको बात करने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और सीडब्ल्यूसी में यही फाइनल हुआ है कि आने वाले समय में 6 महीने के बाद अधिवेशन बुलाया जाएगा और डेलीगेट्स बनने के बाद में फिर चुनावी प्रक्रिया होगी, और फिर जो अध्यक्ष बनेगा वो सभी लोगों के सामने होगा।
लेकिन सचिन जी, यही इस तो समस्या है कि जब पार्टी के भीतर पार्टी के नेताओं की बात सुनी जाती है, उसके बावजूद भी पार्टी के नेताओं में असंतोष है और पार्टी के नेता अपनी नाराजगी जो है वो पब्लिक डोमेन में जाहिर कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में वो अपनी बात को रख रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं और उन पर जिस तरीके से आरोप पार्टी के भीतर से ही कई बड़े नेता लगा रहे हैं कि मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी कोई स्थिति है? देखिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और जहां तक जो कपिल सिब्बल के ट्वीट की बात आप कर रहे हैं, और जो उनका ट्वीट आया था वो कहीं ना कहीं एक मीडिया पर्सन के थ्रू उनके पास जो जानकारी मिली थी और वो बिना किसी सोचे समझे उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने खुद क्लियर किया है कि कोई पद और उसकी बात नहीं है, देश के बचाने की बात हो रही है और उसके लिए उन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं जो भी, देखिए, जो भी चीजें होती हैं, एक परिवार है, परिवार में सभी लोग बात रखते हैं और बात रखी गई। कल मीटिंग चली है, जो जम्बो मीटिंग चली है, सभी लोगों से चर्चा हुई है, सारे नेताओं से बात हुई है कि कहाँ पे कैसे क्या स्थिति को मजबूत किया जाए और कैसे हम लोगों को सरवाइव करके एक मजबूत और सशक्त से दोबारा, मतलब एक नई भूमिका के साथ में बीजेपी सरकार से लड़ने के लिए, जो भी सच्चाई के साथ में जो आवाज उठाने के लिए जो भी एकजुट हो रहे थे, उनके लिए बातचीत हो रही थी। और रही बात, देखिए, जो ट्वीट और इसकी बात है, देखिए, परिवार है, परिवार में और सारी चीज होती है। मैं तो कहता हूं कि जब लोकतंत्र प्रक्रिया होती है उसमें अगर सबको बात करने का अधिकार है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, राजीव रंजन जी, क्या लोकतंत्र में इस तरीके से अपनी बात को रखा जा सकता है, या फिर जब अब अंतरिम अध्यक्ष एक बार फिर से सोनिया गांधी को बना दिया गया है तो क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है वो अब थम जाएगा? नहीं, देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये जो फेज है, ये मैं जो फील कर रहा हूँ, ये कांग्रेस में एक ये प्रेशर टैक्टिक्स है, एक खेमा का। और सचिन जी ने जो बातें कही वो एक अपने पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उनका जो आर्गुमेंट है बिल्कुल सही है, लेकिन सामान्य आदमी चीजों को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करता है। उनका इंटरप्रिटेशन सिंपल होता है कि आप आपस में लड़ रहे हैं, जो मैसेज जाता है वो गलत जाता है। और इस बात को इंडोर्स किया गया, इस बात को उनके पार्टी के लीडर्स ने इंडोर्स किया है कि जो हुआ गलत हुआ, ये तौर तरीके गलत नहीं थे, इस प्रकार के लिखने की। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं कहा। तो देखिए, ये एक कहीं ना कहीं एक कांग्रेस में जो एक प्रॉब्लम है उसके तरफ ये सारी बातें इंडिकेट कर रही है। अब ये चैलेंजिंग टाइम है कांग्रेस के लिए। इन्होंने जो इनका टेन्योर बढ़ाया है, इनको कंटिन्यू किया है सोनिया गांधी को एक इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में कांग्रेस का, ये इसी सिचुएशन को साल्वेज करने के लिए किया है कि तात्कालिक जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया जाए ताकि आगे का जो डिसीजन हो वो स्मूथली हो और एक फिर हम शायद पॉजिटिव मैसेज लोगों को देने में हम सक्षम हो। तो मुझे लगता है कि ये देखिए कांग्रेस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन आप जानते हैं कि चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को तय करना है कि वो इस प्रकार के टफ टाइम को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। ये मुझे लगता है कि उनके लिए पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट होगा। जी, राजीव रंजन जी, तमाम बातचीत करने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सचिन रावत कांग्रेस से। सचिन जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अब एक बार फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है सोनिया गांधी को, तो क्या जो पार्टी में जो अब घमासान मचा हुआ है उसी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से जिम्मेदारी सोनिया गांधी को ही सौंपी गई है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है हितेन जी। जहां तक अंतरिम अध्यक्ष बनाने की बात नहीं है, वो अध्यक्ष हैं और उनका जो कार्यकाल है वो अभी 6 महीने के लिए और अभी रहेगा। और जहां तक 6 महीने के बाद दोबारा अधिवेशन बुलाया जाएगा, दोबारा डेलीगेट्स बनेंगे और दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूरी प्रक्रिया होगी। और जब चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी, सब चीज आपके सामने होगा। और जहां तक हमारे नेताओं की बात है, लगातार नेताओं ने सीडब्ल्यूसी में अपनी बात रखी है। इससे पहले भी कोई भी मामला होता था किसी भी इश्यूज पे, तो हमारी सीडब्ल्यूसी ही कमेटी जो है वही दिशा निर्देश देती थी। वही कोई भी, जैसे चीन का मुद्दा था तब हम लोग सीडब्ल्यूसी बुला करके एकजुट हुए, या इससे पहले कोरोना जैसी वैसी बीमारी से लड़ने के लिए विपक्ष के पास जो भी जो जरूरतमंद चीजें या जो भी मुद्दे थे उनको लेकर के सीडब्ल्यूसी एकजुट हुई, उन्होंने अपनी बात रखी। तो उसी प्रकार की अध्यक्ष की बात, क्योंकि देखिए सीडब्ल्यूसी जो कमेटी है वो कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया तय है। यहाँ पे मुझे भी बात रखने का अधिकार है, यहाँ पर भी और नेताओं को बात रखने का अधिकार है। अगर बात रखी
चीज आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पार्टी के अंदर अंतर कलह चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रामक चीजें जो निकल करके सामने आई हैं, उनको लेकर के सिर्फ और सिर्फ देखिए बीजेपी के पास कुछ आज की डेट में कुछ है नहीं, तो इसको वो लोग टूल बना रहे हैं कि कौन होगा अध्यक्ष, क्या नहीं क्या होगा। इस मामले को बीजेपी तूल बना रही है, इस पर बात करेंगे। अंकुश हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। अंकुश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। अंकुश जी, जो कांग्रेस में जो चल रहा है अंतर्कलह, क्या आप उस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं? वो सचिन रावत हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी में तो सब कुछ ठीक है। देखिए, अगर सचिन रावत जी ऐसा कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है तो उन्हें थोड़ा आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना नहीं, पर बात जब अब देश की जुड़ जाती है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने लगातार 5 पीढ़ियों से इस देश की जनता को गरीबी हटाओ का नारा देने जैसी वाली बेवकूफी भरी बातों से इस देश की जनता को मूर्ख बनाया है। तो अब जब उनकी पार्टी की अंतर्कलह सामने आ रही है तो इसके ऊपर भी वो भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे कि भारतीय जनता पार्टी तूल दे रही, जबकि सच्चाई क्या है ये एक बच्चा भी समझ सकता है। पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं को कांग्रेस पार्टी में कैसे इग्नोर किया जा रहा है, उनकी बातों को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज और स्तंभ जैसे नेता कई राज्यों में पार्टी छोड़ के जा चुके हैं या जाने की तैयारी थी, जिनके पता नहीं कैसे कैसे मनब्बर करके इन्होंने पार्टी में लिया है फिर से। तो जो सच्चाई है वो सामने आ रही है जनता की, और भारतीय जनता पार्टी क्यों तूल देगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चली है और एक ऐसी सरकार चली है जिस ऐतिहासिक काम कर रही है, जो काम 70 वर्षों में नहीं हो वो काम मोदी सरकार में हो रखे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अपनी उपलब्धियां हैं जिसका वो बखान करेगी। आगे विजन है, आत्मनिर्भर नया भारत बनाने का विजन है, उसको लेके काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के अंदरूनी अंतर्कलह से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से कोई तूल नहीं दे रही। रावत जी, बीजेपी को तो पार्टी, आपकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके अंदर में जो चल रहा है उस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं उन पर? देखिए हितेन जी, मैं बताना चाहूंगा अंकुश जी को लग रहा है ज्यादा ज्ञान नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी देश को बनाने में हमेशा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, सरदार पटेल साहब ने, जितने भी लोगों ने, सब लोग सिर्फ और सिर्फ आजादी दिलाने में सब लोगों ने योगदान दिया। नेहरू गांधी परिवार ने बलिदान तक दिया है देश के लिए। तो ये इनको बताने की जरूरत नहीं है। और रही गरीबी की बात, जब देश आजाद हुआ था तो देश में कितनी गरीबी थी सभी लोगों ने देखा। सुई से लेकर प्लेन बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने जब देश की स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा गिरी थी, तब 2010 में आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो अर्थव्यवस्था के लिए काम किया वो पूरी दुनिया ने देखा। तो सर मेरा सवाल ये नहीं है कि गरीबी किसने हटाई या अभी तक गरीबी नहीं हटी है। मोदी सरकार को भी कई साल हो गए, अभी तक भी गरीबी नहीं हटी है सर। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही था कि बीजेपी पर क्यों आरोप लगाया जा रहा है अगर पार्टी का भीतर का मामला आपसे संभाला नहीं जा रहा? हमारी चिंता ना करे, वो ये बताएं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को उन्होंने कौन सी जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने सर लाल कृष्ण आडवाणी ने कुछ नहीं कहा है पब्लिक डोमेन में, जिस तरीके से कपिल सिब्बल और जो गुलाम नबी आजाद ने कहा है, जिस तरीके से आपके वरिष्ठ नेताओं पर आप ही के नेता ये आरोप लगा रहे हैं। आप ही के कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता ऐसे हैं सर, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हो चाहे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हो, वही आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी से मिली भगत के बाद ये इस तरीके के पत्र लिखे जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी पर भी ये आरोप लगा कि सीडब्ल्यूसी में उन्होंने ये कहा है कि आप बीजेपी के साथ मिली भगत करके, बीजेपी के साथ साठगांठ करके इस तरीके के पत्र लिख रहे हैं। लेकिन आप ये आरोप आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई आरोप लगाया नहीं किसी ने, और ना ही स्पष्ट तौर पे उन्होंने सीधे स्टैंड लेकर के उन्होंने स्पष्ट कह दिया है ये आरोप किसी ने लगाया है। या तो मैं आपको बता दूं, पत्र की जहां तक बात है, पत्र में जो भी चीजें लिखी हैं वो सीडब्ल्यूसी में जो डिसाइड हुई वही मैंने आपको बता दी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। लेकिन आज की डेट में मैं बता तो रहा हूं, इनको हमारी पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनको अपनी पार्टी के नेताओं को एकजुट करें, उनकी बात करें। ये आपकी पार्टी की चिंता नहीं कर रहे हैं सर? नहीं तो क्या अंकुश जी क्या आप कांग्रेस पार्टी की चिंता करते हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ, कौन रहेगा नहीं रहेगा वो कांग्रेस पार्टी की बात है, वो कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप की बात है। किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन नहीं दी जाएगी, ये अपना स्टैंड क्लियर करें। बाकी मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास तो कार्यक्रम है कि वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। केंद्र सरकार का अपना विजन है कि वो नया आत्मनिर्भर भारत बनाएगी।
तो किसके पास टाइम है कि वो कांग्रेस की चिंता करे? किसके पास टाइम है कि कांग्रेस के अंदरूनी अंतर्कलह को बाहर लाने के टूल देने के लिए कोई प्रोपेगेंडा करे? हमारे को कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ रहे नहीं रहे, आपको अपनी बात करनी चाहिए, अपनी बात कहिए। सचिन जी, आप भी अपनी बात कहिए ना, क्यों पार्टी में जो जिस तरीके की जो मैंने बताया ना कि मैंने कोई आरोप प्रत्यारोप इन पे नहीं लगाया। मैं आप तो कहा कि इस मामले में तूल जो है वो इस मामले पर इस वजह से, देखिए मीडिया के साथ में लगातार भ्रामक खबर कल से फैलाई गई। CWC की मीटिंग में कौन कौन सी बातें निकल के आई, उन्होंने फिर स्पष्ट तौर पर कहां से निकल करके वो बातें सामने आई, जो CWC की बैठक में जो बातें हुई वो पब्लिक में आई कैसे, मीडिया में आई कैसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ मीडिया के कुछ लोगों ने। चलिए फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है। सचिन रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े, और अंकुश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कोविड-19 महामारी दी जंग विच कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों लए गए फैसलियां करके पंजाब एक मिसाल वजों उभर के सामने आया है। फैसला नंबर 1, पंजाब विच सब तो पहला तालाबंदी ते कर्फ्यू दा आदेश दिता गया अते सख्ती नाल पालना करन लई कमेटी गठित की गई। रोजाना 9000 टेस्ट दी समर्था वालियां लैब स्थापित कीतियां गईयां। घर घर जाके जांच की गई। स्थानक उद्योग नूं PPE किटां दा निर्माण करन लई सहायता दित्ती गई। पंजाब सरकार दी इसे मेहनत सदका अज पंजाब विच रोजाना 16000 तो वध टेस्ट हो रहे हैं। 500 तो वध वेंटिलेटर्स, 7000 बेड्स, मास्क, PPE किट्स ते टेस्टिंग किटां दा इंतजाम किया जा चुका है। इस तो अलावा कोविड दे इलाज लई प्लाज्मा थेरेपी अते प्लाज्मा बैंक स्थापित करन दी मंजूरी दे दित्ती गई है। पंजाब दा कोविड स्टेटस अते लोकां दी हर तरह दी मदद लई कोवा ऐप अते ऑनलाइन सेहत सेवावां लई ई-संजीवनी ऐप भी लॉन्च की गई है। प्रवासी मजदूरां लई पनाह घर, खाना, सुक्का राशन, 5 लाख तो वध प्रवासियां नूं लोड़ींदियां वस्तां मुहैया करवा के 398 स्पेशल ट्रेनां अते 725 बसां राही सुरक्षित उन्हां दे घर वापस भेजिया गया। महामारी दे बुरे असर दे बावजूद समय सिर 128 लाख टन कनक दी खरीदो फरोख्त कर किसान दी मेहनत दा मुल दिता गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी काबलियत नाल पंजाब सरकार दे फैसलियां सदका अज पंजाब दा 80% रिकवरी रेट है, जो बाकी राज्यां नालों किते वध है। इस कोविड दा जरूर ध्यान रखो और जरूर जो असीं कहने तुहानूं ओह करो, और ये सारिਆਂ ਨੂੰ रल के करना पऊ। एक लहर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ और ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ बचा सकीए। पंजाब सरकार नाल आज हर पंजाबी डटे तां कोरोना तो होएगा जल्दी मिशन फतेह। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रडार पर रिया एंड फैमिली। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में अब ड्रग्स की भी बू आने लगी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया था कि सुशांत ने मौत से पहले दुबई के किसी ड्रग डीलर से मुलाकात की थी। वहीं अब बड़ा खुलासा ईडी की तरफ से भी किया गया है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के कुछ व्हाट्सएप चैट CBI और नार्कोटिक्स को सौंप दिए हैं। सुशांत केस में अब ड्रग्स का यह नया एंगल भी सामने आ गया है। इसके साथ ही संभव है कि अब नार्कोटिक्स विभाग भी सुशांत मामले में जांच में ईडी और CBI के साथ आगे बढ़े। SSR केस में आया नया मोड़। केस में ड्रग्स की भी आ रही है बू। सुशांत ने मौत से पहले किसी ड्रग डीलर से की थी मुलाकात। मुलाकात को लेकर उठ रहे सवाल।
सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में अब ड्रग्स की भी बू आने लगी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि सुशांत ने मौत से पहले दुबई के किसी ड्रग डीलर से मुलाकात की थी। वहीं अब बड़ा खुलासा ईडी की तरफ से भी हुआ है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के कुछ व्हाट्सएप चैट सीबीआई और नारकोटिक्स को सौंपे हैं। सुशांत केस में अब ड्रग्स का ये नया एंगल आया है। इसके साथ ही संभव है कि अब नारकोटिक्स विभाग भी सुशांत मामले की जांच में ईडी और सीबीआई के साथ आगे बढ़ सकता है। ईडी के अधिकारियों से मिली सीबीआई की टीम। सुशांत केस की जांच सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है। ईडी के अधिकारी पहले भी रिया चक्रवर्ती समेत काफी लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। अब सीबीआई की टीम सुशांत केस की जांच कर ईडी के अधिकारियों से मिली है। ईडी सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित फाइनेंशियल डिटेल्स जानकारी निकाल रही है। सीबीआई की टीम ईडी की टीम के साथ मिलकर फोन डेटा एनालिसिस कर सकती है। बता दें कि पूछताछ के दौरान ईडी पहले ही रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के फोन और लैपटॉप जब्त कर चुकी है। शुक्रवार तक आ जाएगी एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की जांच सीबीआई ने एम्स की एक फॉरेंसिक टीम से कराई है। इस जांच के जरिए सुशांत की असल मौत की वजह, उसका वक्त और पोस्टमार्टम में बरती गई लापरवाही भी सामने आ सकती है। एम्स की फॉरेंसिक टीम इस रिपोर्ट को शुक्रवार को सीबीआई को सौंप सकती है। एम्स की टीम डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में ये जांच की जा रही है। वहीं अब नारकोटिक्स विभाग का भी नया एंगल इसमें जुड़ चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या नया मोड़ इस केस में आता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। सुशांत सिंह की मौत की जो पूरा मामला है, अब सीबीआई इसमें जांच कर रही है और ईडी भी पूछताछ कर चुकी है रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार से। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जिस तरीके से लगातार अलग अलग मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, इसी बीच अब ये भी खुलासा हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है, उसमें एक दुबई के ड्रग डीलर से मुलाकात की बात कही गई है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और उसी के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की थी। इस बारे में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नारकोटिक्स विभाग को रिया के वो चैट डिटेल भी सौंप दी गई है। ईडी ने जो अभी तक जांच की है, जो छानबीन की है, उसके बारे में सीबीआई और नारकोटिक्स विभाग को जानकारी दी गई है। तो इसका मतलब अब कहीं ना कहीं जो ड्रग डीलर से जो बातचीत हुई है उसके बारे में अब जो भी मामला निकल कर के सामने आएगा वो एक बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि नारकोटिक्स विभाग को भी अब ये जो चैट है वो सौंपी गई है रिया चक्रवर्ती की। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला और भी गहन होता जा रहा है और भी उलझता जा रहा है। जिस तरीके से हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो ऐसे में अब सीबीआई और ईडी के साथ साथ नारकोटिक्स विभाग भी इस मामले में जांच में सीबीआई और ईडी के साथ नारकोटिक्स विभाग भी आगे बढ़ सकता है। सुशांत केस में जिस तरीके से ड्रग्स मामले की जो अब बू सामने आ रही है, तो लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अलग अलग खुलासे हो रहे हैं और अलग अलग खुलासों के आधार पर ही सीबीआई और ईडी की जांच आगे बढ़ रही है। और अब इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि नारकोटिक्स विभाग भी इस मामले में जांच में आगे बढ़ सकता है सीबीआई और ईडी के साथ साथ। लेकिन रिया चक्रवर्ती से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है सीबीआई की तरफ से, और इसी बात का अंदेशा लगाया जा रहा है, इसी बात के कयास अब लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पर जो शिकंजा कसने वाला है सीबीआई का, वो अब और भी कड़ा हो सकता है। अब शिकंजा जो है वो कसा जा सकता है रिया चक्रवर्ती पर और रिया चक्रवर्ती की पूरी फैमिली पर, क्योंकि पूरी ही फैमिली के साथ जो सुशांत की जो कंपनी थी, जो कारोबार था, उसमें पूरी ही फैमिली हिस्सेदार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी ही फैमिली अब रडार पर है। हालांकि शौविक चक्रवर्ती से अभी तक बातचीत की है सीबीआई ने, लेकिन रिया चक्रवर्ती को अभी तक नहीं बुलाया गया है। तो ऐसे में
रिया को कब बुलाया जाएगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। रिया से कब पूछताछ होगी और ड्रग मामले में क्या कुछ जानकारी अब जुटा पाएगी सीबीआई और नारकोटिक्स विभाग। जिस आदमी से, जिस शख्स से, जिस ड्रग डीलर से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, क्या वो बातचीत थी, क्या उस बातचीत में हुआ था और उस बातचीत के बाद क्या वही एक वजह है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है या फिर हत्या की गई है। सत्यप्रकाश सोनी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से हमारे संवाददाता। सत्यप्रकाश, किस तरीके से जांच अब आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से अब ये ड्रग मामला एक नया एंगल अब इस पूरे मामले में निकल करके सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले के बारे में? देखिए, कल शाम जिस तरह से सुब्रमण्यम में ड्रग्स मामले की पुष्टि की है, ऐसे में बताया जा रहा है कि अब सीबीआई जो है ड्रग्स एंगल से भी जांच कर रही है। जिस तरह से लगातार ये बता रहे हैं कि सुशांत जो है मौत के एक दिन पहले ड्रग्स माफिया से मिले थे जो दुबई से बिलोंग करता था जी। अब सीबीआई लगातार उस तथ्यों की भी जांच कर रही है जो ड्रग्स को लेकर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से पीएम हुआ था उसमें ड्रग्स का कोई बात नहीं सामने आई है, लेकिन सीबीआई किसी भी एंगल को किसी भी चूक से दूर नहीं होना चाहती, इसलिए सीबीआई जो है अब उस एंगल से भी जांच कर रही है जी। नारकोटिक्स विभाग को भी इस मामले से जुड़े हुए दस्तावेज सौंपे गए हैं, तो नारकोटिक्स विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है कि क्या इस मामले पर अब नारकोटिक्स विभाग की तरफ से भी जांच की जाएगी? देखिए, जिस तरह से मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी, जिसमें अब तक 56 लोगों का स्टेटमेंट दर्ज किया था, उसमें नारकोटिक्स विभाग को भी लेकर किया गया था, जिसके लिए सीबीआई ने आज 2 उन अधिकारियों को सम्मन भेजा है जिनको कल जो है पूछताछ की जाएगी। हालांकि ये भी बता रहे हैं कि जिन अधिकारियों से पूछताछ की वो मुंबई पुलिस के अधिकारी लगातार सीबीआई के साथ में रहेंगे और पूरी जांच में उनका सहयोग करेंगे जी। लेकिन जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में ड्रग डीलर की जो बात सामने आई है, तो क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? देखिए, जिस तरफ से उनके सीए ने भी ये पूरी जानकारी दी है, उसके बाद से उनके जो मित्र थे संदीप ने, जिस तरह से अचानक उनकी एंट्री हुई थी सुशांत के मौत के बाद, कहीं न कहीं ये संदेह के घेरे वाली बात है कि आखिर संदीप उस वक्त कहां थे जब सुशांत से 1 साल पिछड़े हुए थे। अचानक संदीप की एंट्री होती है और पूरा मामला जो है संदीप कंट्रोल करते हैं। पोस्टमार्टम से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक संदीप जो है उनके साथ में रहते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि 1 साल तक संदीप कहां थे, इसलिए सीबीआई लगातार संदीप को भी अपने साथ रख रहे और जांच कर रही है जी। अभी तक किन किन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और किन किन लोगों को समन भेजा गया है जिनसे अब पूछताछ होने वाली है? देखिए, पूरा जांच का केंद्र जो है रिया चक्रवर्ती है, लेकिन सीबीआई सबसे पहले उन तथ्यों पर जाना चाहती है जो कहीं न कहीं सुशांत से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात आपको बता दें कि अब तक जो जांच हुई है दीपेश से हुई है, नीरज से हुई है और उनके मैनेजर से हुई है, वहीं सहायक जो उनका रूम मार्ट है उनसे बात हुई है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने सभी के स्टेटमेंट को एक साथ मिलाया है, लेकिन हर बार स्टेटमेंट अलग अलग आ रहा है। ऐसे में सीबीआई तीसरी या चौथी बार जो है दीपेश और सिद्धार्थ को लेकर पूछताछ कर रही है। ऐसे में सीबीआई आश्वस्त होना चाहती है कि जो स्टेटमेंट दर्ज किया गया वो कहीं कहीं मैच नहीं खा रहा है। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती को भी सम्मन भेजा कर रिया चक्रवर्ती आएंगे तो पूरे मामले से पर्दा उठेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरह से ड्रग्स का बात सामने आई है, उसको लेकर अब ड्रग्स के एंगल से सीबीआई पहले जांच करेगी, उसके बाद से अगला कदम उठाते हुए शायद रिया चक्रवर्ती को कल बुला सकती है। सत्यप्रकाश, इसके अलावा मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों से भी बातचीत की गई है, उनसे पूछताछ की गई है सीबीआई की तरफ से, तो क्या किस बारे में ये पूछताछ रही है आज की? देखिए, सीबीआई अब से थोड़ी देर पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां उन्होंने डीसीपी से मुलाकात किया है। मुलाकात में ये बताया जा रहा है कि उन तथ्यों पे बात हो रही है जो लगातार कह रहे हैं शायद मुंबई पुलिस से जो छोटी मोटी छूटे जांच के दौरान छूट रह गई थी उसको लेकर जांच करें। हालांकि मुंबई पुलिस लगातार उनके सहयोग दे रही है और सीबीआई उनको अपने साथ रहकर जांच करना चाहती है। कुछ तथ्यों पे जब स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है तो सीबीआई जो है मुंबई पुलिस से उस स्पष्टीकरण के लिए उनको संपर्क कर लेती है, जो लगातार मुंबई पुलिस भी कर रही है जी। इसके अलावा जिस तरीके से ईडी के कुछ अधिकारियों से भी बातचीत की गई है सीबीआई की तरफ से, तो क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ आदान प्रदान दस्तावेजों का किया गया है? देखिए, पहले दिन ही जब सीबीआई सबसे पहले बांद्रा पहुंची थी उसी दौरान जो है डिजिटल दस्तावेज उनको हैंडओवर कर दिया गया था। उसके बाद तो जो तमाम मटेरियल था, जैसे लैपटॉप कहा जाए, मोबाइल कहा जाए, उस पंखे की बात किया जाए, उस फंदे की बात किया जाए और उस बेडशीट की बात किया जाए, तो वो लगातार सीबीआई अपने कब्जे में ले ली। लेकिन जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है
जैसे जैसे उनके रिक्वायरमेंट या कड़ी जुड़ रही है, उस कड़ी को जोड़ने के लिए सीबीआई मुंबई पुलिस से मदद मांग रही है और मुंबई पुलिस उन सभी दस्तावेजों, उन सभी मटेरियल्स को दे रही है जो सीबीआई की जरूरत है। जी, प्रवर्तन निदेशालय के साथ किस तरीके का समन्वय सीबीआई का देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए, जिस तरह से वो 15 करोड़ का मामला पर अपने तरीके से रिया चक्रवर्ती ऑलरेडी 2 बार पूछताछ कर रही है, उनके भाई सौविक से भी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से नया नया एंगल आ रहा है, ट्रांजैक्शन का एंगल आ रहा है या तो फिर फोन कॉल्स का एंगल आ रहा है, उसको देखते हुए ईडी जो है लगातार सीबीआई के टच में। हालांकि ईडी अपना एंगल चेक कर रही है और सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन कहीं कहीं ईडी जो है अब सीबीआई को सपोर्ट करती दिख रही है, क्योंकि सीबीआई ने आज जो है सुबह ही ईडी से वो दस्तावेज मंगा ली थी जो बैंक के ट्रांजैक्शन को दर्शा रहा था। जी सत्य प्रकाश, जिस तरीके से लगातार पहले आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे थे, तो अब किस तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं? रिया के वकील की तरफ से क्या कुछ कहना है फिलहाल, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक रिया से पूछताछ नहीं की है? देखिए, रिया चक्रवर्ती को आखिरी में सीबीआई बुलाएगी, क्योंकि सीबीआई चाहती है कि जब सारे लोगों का स्टेटमेंट हो जाएगा, उनका मिलान कर लिया जाएगा, सीबीआई जब सारे सवालों से संतुष्ट हो जाएगी, उसके बाद रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा। लेकिन जब तक सभी लोगों के स्टेटमेंट एक से मिलते नहीं है, तब तक समानता नहीं होती, तब तक शायद रिया चक्रवर्ती को अभी नहीं बुलाया जाएगा। जी, कब तक रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? देखिए, सम्मन भेज दिया गया है, लेकिन सीबीआई लगातार नजर बनाए हुए, जब भी सीबीआई को लगेगा रिया चक्रवर्ती को तत्काल प्रभाव में बुलाया जा सकता है। जी, और वहीं अगर बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील की तरफ से क्या कुछ कहना है, या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले पर अभी तक प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के पिता विकास सिंह ने साफ तौर पे कहा था, सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाया था संदीप सिंह के ऊपर, जिन्होंने आकस्मिक आके जो है पूरे मामले का कंट्रोल में लिया था। सबसे पहले उनके वकील का यही कहना कि संदीप सिंह कौन है, अचानक कहां से आया, तो किस तरह से उनके हाथ में कंट्रोल गया। दूसरी बात है कि रिया चक्रवर्ती के संबंध को लेकर और सुशांत के संबंध को लेकर किस तरह से संबंध थे, क्यों झगड़ा हुआ था, किस बात को रिया चक्रवर्ती अचानक छोड़ के चली गई, उस तत्व को सीबीआई जानना चाहती है। फिलहाल ये सारी चीजें अंधेरे में है, लेकिन जब तक सीबीआई पूरे खुल के सामने नहीं आएगी तब तक कहना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक, तो लगातार सीबीआई की जांच जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेजी से सीबीआई की जांच जो है आगे बढ़ रही है और इसके साथ साथ ईडी भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। और वहीं अब नारकोटिक्स विभाग की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है और तीनों ही जो जांच एजेंसी हैं वो अब जांच को आगे बढ़ा रही हैं। इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है, ड्रग डीलर से मुलाकात की बात सामने आई है और ड्रग डीलर कौन था, क्यों बातचीत हुई थी, इन तमाम सवालों के जवाब अब तलाशने की कोशिश सीबीआई भी करेगी, ईडी भी करेगी और उसके साथ ही नारकोटिक्स विभाग भी अब साथ में कहीं ना कहीं आने की उम्मीद है कि अब नारकोटिक्स विभाग भी इस पूरे मामले पर जांच में आगे सीबीआई और ईडी का साथ जो है वो देगा। और जिस तरीके से सत्यप्रकाश सोनी लगातार आप इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और हर हलचल पर, हर गतिविधि पर आप नज़र रखे हुए हैं, तो अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? क्या कोई ऐसा क्लू मिल सका है अभी तक जिससे इस मामले में कोई बेहद अहम खुलासा हो सकता हो? देखिए, जिस तरह से सुशांत के दोस्त ने कल खुलासा किया था सीबीआई को, वो कहीं कहीं चौंकाने वाले संबंधों को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही थी, रिया और सुशांत के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, तमाम झगड़े हुए थे, जिसके लिए जनवरी में भी रिया चक्रवर्ती को छोड़ कर चली गई थी, जिसके लिए सुशांत ने कई बार रोया भी था। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई कहीं न कहीं बड़ी गहन जांच कर रही है कि आखिर संबंधों को लेकर किस तरह से था। दूसरी बात जो अहम बात है कि सुशांत की जो तबीयत खराब होती थी तो रिया चक्रवर्ती किस तरह से उनका इलाज करवाती थी या क्या कुछ होता था, इन सारे तथ्यों को लेकर सीबीआई थोड़ी सी असंतुष्ट है और अभी भी जांच में लगी हुई है। जी, आज भी कूपर हॉस्पिटल गई है सीबीआई की टीम, वहां पर क्या कुछ किया गया है? जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कूपर हॉस्पिटल लगातार कई बार जा चुकी है सीबीआई की टीम, आज भी वहां पर गई, तो आज वहां पर किस लिए सीबीआई की टीम गई थी, क्या कुछ किया गया वहां? देखिए, फॉरेंसिक टीम जब गई थी उस वक्त उन्होंने जांच किया था, लेकिन जांच के दौरान ये पाया गया था कि सुशांत की मौत का जो समय नहीं बताया गया था, उन्होंने क्या लिक्विड लिया था उसकी भी जानकारी नहीं दी थी और पोस्टमार्टम 10 से 12 घंटे लेट क्यों किया गया था, ये सब पूरी जानकारी को लेकर सीबीआई दोबारा उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से तथ्य आ रहे हैं कि अगर 6 घंटे पहले पोस्टमार्टम होता तो बहुत सारी चीजें खुलकर बाहर आती, शायद यही नहीं हुआ था। इसीलिए सीबीआई जो है दूसरी तीसरी बार लगातार ये पूछना चाहती है, जांच करना चाहती है कि आगे आखिर लेट क्यों किया गया, क्या वजह थी।
जी, फोरेंसिक टीम जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि पोस्टमार्टम में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, और इसके अलावा और भी कई चीजें वो छानने की कोशिश कर रही है। तो क्या कुछ फिलहाल फोरेंसिक टीम क्या कुछ कर रही है? तो लगातार ईडी और सीबीआई की टीम जो है वो जांच को आगे बढ़ा रही है, और इस पूरे मामले में अब एक नया एंगल जो है वो ड्रग्स का एंगल निकल करके सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस पूरे मामले पर ट्वीट कर रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने एक और बेहद अहम खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले उनकी मुलाकात एक दुबई के ड्रग डीलर के साथ हुई थी, और उस ड्रग डीलिंग की जो मुलाकात हुई है, जो बात हुई है, उसको लेकर के अब ईडी ने भी कुछ दस्तावेज जो हैं वो सीबीआई और नारकोटिक्स विभाग को सौंपे हैं। तो इस मामले में अब पूरी उम्मीद ये जताई जा रही है कि नारकोटिक्स विभाग भी अब सीबीआई और ईडी के साथ इस जांच में शामिल होगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ड्रग डीलर सुशांत सिंह राजपूत से मिला था वो कौन है, कहां पर है फिलहाल, और क्या बातचीत उस दिन हुई थी, आखिर क्यों ये कनेक्शन जो है वो निकल करके सामने आ रहा है, और रिया चक्रवर्ती का इस बात से क्या कुछ लेना देना है। और इस पूरे मामले में कई महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण खुलासे अब तक सामने आ चुके हैं, जिन पर जांच आगे जारी है। और लगातार सीबीआई की टीम जो है वो मुंबई पुलिस से भी पूछताछ कर रही है, और इसके अलावा हॉस्पिटल जिसमें पोस्टमार्टम किया गया है सुशांत सिंह राजपूत का, वहाँ पर भी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उन हेल्पर से भी पूछताछ की जा रही है। और लगातार बार बार जिस जगह पर शव सुशांत सिंह राजपूत का पाया गया था वहाँ पर भी जाकर के छानबीन लगातार की जा रही है। 2 बार जो क्राइम सीन है वो भी रिक्रिएट किया गया है टीम की तरफ से, और फोरेंसिक जो टीम है वो भी अपनी जांच में लगातार जुटी हुई है, और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, और वहीं पूरी फैमिली ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आरोपी है, और मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को ही बनाया गया है सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से। और पटना में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिस पर भी अब जो जांच है वो सीबीआई ही कर रही है। तो ऐसे में अभी तक रिया चक्रवर्ती को हालांकि पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त, हेल्पर या और भी अन्य जो कर्मचारी वहाँ पर रहते थे, वो भी, उन सभी से लगभग पूछताछ की जा चुकी है, और कई बार पूछताछ उनसे की जा चुकी है। इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट दर्ज करवाई गई थी मुंबई पुलिस के पास उन सभी लोगों की तरफ से, उसका भी मिलान किया गया है। तो उसमें कुछ अनियमितता पाई गई है, और उसको लेकर के बार बार इन लोगों से बातचीत की जा रही है। और जिसने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद जो कमरे का ताला तोड़ा था, उस शख्स से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, और उस शख्स का ये कहना है कि जब उसे वहाँ पर बुलाया गया ताला तोड़ने के लिए, तो जब उसने ताला तोड़ा तो उसको 2000 रुपये दिए गए थे, और वहाँ से उसे भेज दिया गया था। लेकिन बाद में जब पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत वहाँ पर अंदर उन्होंने सुसाइड किया है और पुलिस ने उन्हें बुलाया, तो तब जाकर के उन्हें इस बात का पता चला था कि जिस कमरे का उन्होंने ताला तोड़ा है, उस कमरे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का जो शव है वो पड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। करणी सेना के एक सदस्य जो निर्देशक भी हैं फिल्मों में, तो उन्होंने ये खुलासा किया इस पूरे मामले में कि रिया चक्रवर्ती को उन्होंने अंतिम दर्शन करवाए जब शव मोर्चरी में था, और उस वक्त रिया चक्रवर्ती ने मोर्चरी में पहुंचकर जब पर्दा हटाया गया तो सुशांत सिंह राजपूत के छाती पर हाथ रख सॉरी बाबू कहा था। इसके बाद भी कई कयास इस बयान के बाद भी लगाए जाने लगे, और इसके अलावा जो पार्टी की बात कही जा रही थी कि वहाँ पर जब सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन मौत हुई उससे पहली रात लाइट जो है वो घर की लगभग सभी लाइटें जल्द ही बंद हो गई थी, और सिर्फ किचन की लाइट जली हुई थी। यह खुलासा एक पड़ोसन ने किया था। सुशांत सिंह राजपूत जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी बिल्डिंग में वो महिला भी रहती थी, और उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि उस दिन कोई पार्टी नहीं हुई थी। जो मीडिया में बातें चल रही हैं पार्टी की, वो महज अफवाह हैं। तो इस पूरे मामले में अब तक कई खुलासे हुए हैं, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण खुलासा जो हुआ है वो हाल ही में ताज़ा खुलासा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि एक ड्रग डीलर से भी उनकी मुलाकात हुई थी,
लेकिन ये मुलाकात क्यों हुई थी, क्या इस मुलाकात के दौरान बातचीत हुई थी या कोई डील हुई थी या फिर कोई दबाव सुशांत सिंह राजपूत पर बनाया जा रहा था, इस बारे में अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। अब इसी बात को लेकर के सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स विभाग की टीम जांच कर सकती है इस पूरे मामले पर। लेकिन सबसे अहम बात अभी तक ये है कि लगभग 5 दिन हो चुके हैं और अब तक रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए सीबीआई ने नहीं बुलाया है। हालांकि ईडी से बातचीत की गई, मुंबई पुलिस से बातचीत की गई, तमाम दस्तावेज लिए गए मुंबई पुलिस से, जो भी अब तक जांच की गई उसके बारे में जानकारी ली गई और जो भी गवाह या जो भी संबंधित लोग हैं इस मामले से जुड़े हुए, उनके बयान, जो भी स्टेटमेंट है, वो तमाम दस्तावेज मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंपे। लेकिन इससे पहले जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा था मुंबई और बिहार की पुलिस में, वो भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प था। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये मामला सौंपा और सीबीआई ने तुरंत एक्शन मोड में आते ही जांच तेजी से शुरू की और सीन भी रिक्रिएट किए गए। एक डमी के सहारे फोरेंसिक टीम बनाई गई क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनियमितता की बात की जा रही थी, छेड़छाड़ की बात की जा रही थी, कुछ गड़बड़ी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हो सकती है, ऐसा संदेह सीबीआई को हुआ। तो इसी को लेकर के अब एक फोरेंसिक टीम भी बनाई गई है जिसमें एम्स के 4 डॉक्टर हैं। अब वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ हुई है या पोस्टमार्टम में कितनी देरी की गई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर के। और बिस्तरा की भी जाँच जो है वो की जा रही है। इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है वो शुक्रवार को आ जाएगी, जिसके बाद ये खुलासा होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कोई गड़बड़ी की गई है या नहीं, क्या उनकी आत्महत्या हुई है या फिर उनकी हत्या की गई है। इस पूरे मामले में भी बेहद अहम खुलासा शुक्रवार को हो सकता है। लेकिन उससे पहले सीबीआई, ईडी और फोरेंसिक विभाग की टीम अब इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है और तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। जो भी करीबी हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनसे गहनता से पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती से जिस तरीके से अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है, तो ऐसे में ये भी कयास हैं कि सीबीआई रिया को गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में सहयोग नहीं करती है तभी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से ईडी के साथ अगर बात की जाए तो ईडी के साथ पूछताछ में अभी तक सहयोग कर रही है रिया चक्रवर्ती, लेकिन कितना सही वो वहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दे रही हैं, कितनी वो बातें जो बता रही हैं, कितनी उनमें सच्चाई है, इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। अभिनेत्री चारू कदारिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारू जी, आपका स्वागत है एनपी न्यूज पर। जी थैंक यू। चारू जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आप सीबीआई की जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती को जांच के लिए, पूछताछ के लिए अभी तक नहीं बुलाया गया? जी, मैं इस बारे में तो बुलाया जाएगा जरूर, जब इन्वॉल्व हैं जो लोग उनको जरूर मेरे हिसाब से तो बुलाना चाहिए, और अभी नहीं बुलाया तो आगे बुलाएंगे, क्योंकि सीबीआई की सबसे मेन लिंक तो वहीं से जुड़ा है। जी बिल्कुल, लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है और साथ में ईडी और नारकोटिक्स विभाग की भी अब एंट्री हो गई है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। जी चारू जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बोलिए बोलिए। जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से लगातार हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा होता है और अब एक और नया खुलासा हुआ है, जिस तरीके से एक ड्रग डीलर से मुलाकात की बात कही जा रही है, तो क्या इस मामले में आपको लगता है क्या ड्रग डीलर जो जिससे मुलाकात हुई है, क्या उन्होंने कोई दबाव बनाया होगा सुशांत सिंह राजपूत पर? ड्रग डीलर? जी नहीं, ये बेकार की बातें हो रही हैं सर, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये दावा किया है कि एक ड्रग डीलर से उनकी बात हुई है। देखिए, मैं कह नहीं सकती इस बारे में कुछ, लेकिन एक चीज को लेके मुझे लगता है अभी सिर्फ बातें बन रही है और कुछ नहीं। इस चीज को मेन मुद्दा ये है कि सुशांत सिंह जी का जो मर्डर हुआ है या जो भी है उसकी जांच की जाए। जी, उसकी जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से तमाम पहलू निकल कर के सामने आ रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई अलग किस्सा निकल कर के सामने आ रहा है, तो क्या ये सिर्फ आपके कहने के अनुसार क्या ये सिर्फ बातें हैं जो कोई भी आ रहा है और कह रहा है? ये सिर्फ बातें ही हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ बातें हैं, सिर्फ एक चीज को दबाने के लिए चीजें की जा रही हैं और कुछ नहीं। क्या वो चीज है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है? जो भी है, एक मतलब
अगर ये मर्डर है या जो भी है, जो भी इसमें चीजें इन्वॉल्व हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं, ये दबाने के लिए चीजों को लेके आया जा रहा है और कोई बात नहीं है। सिर्फ केस दब जाए। एज एन एक्टर मैं हमेशा एक्टर के साथ हूँ और मैं यही कहूंगी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चारू कटारिया जी। तो जिस तरीके से लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, चारू जी का कहना है कि ये सिर्फ बातें सामने आ रही हैं और कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन इस मामले में सीबीआई, ईडी और अब नारकोटिक्स विभाग की भी एंट्री हो चुकी है। ये तीनों ही एजेंसी जो हैं वो अब मिलकर के जांच को आगे बढ़ा रही हैं और इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा हो सकता है, क्या कुछ खुलासा होगा। और जिस तरीके से ड्रग डीलर से मुलाकात की बात कही जा रही है, क्या कुछ लिंक ड्रग डीलर के साथ सुशांत सिंह राजपूत का था या फिर क्या कुछ दबाव जो है वो बनाया गया, ये तमाम सवाल हैं जिनकी अब तलाश में जुटी हुई है ये तीनों एजेंसियां और इस पूरे मामले में जांच गहनता से आगे बढ़ रही है। चलिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।